हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए, जिसमें आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सेट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेट देखने के लिए लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप मौजूद होगा लिंक। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें शिक्षा फॉर नौकरी को, और सब्सक्राइब करें शिक्षा फॉर नौकरी को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर ले भाई, यहाँ पर पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा चैनल का। स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन जो समावेशी शिक्षा पर बेस्ड है। समावेशी शिक्षा से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग और टफ क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि इस सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन ए टीचर इन्वॉल्व्स ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट with normal student in an activity, then there will be some help to visually challenged student in। जब शिक्षक एक गतिविधि में सामान्य छात्रों के साथ एक नेत्रहीन छात्र को शामिल करता है तो नेत्रहीन छात्र को क्या करने में मदद मिलेगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग फन विद कॉलीग्स, सहयोगियों के साथ मस्ती करना। बी, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स। सी, टू एक्ट अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन। डी कहता है बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी कहता है बोथ बी एंड सी, दोनों को इंक्लूड। तो बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। विजुअली चैलेंज जो स्टूडेंट होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं भाई, वो स्पेशल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब उनको सामान्य स्टूडेंट के साथ मिला दिया गया है तो क्या हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन यही कंप्लीट हो गई कि टीचर ने एक एक्टिविटी में नेत्रहीन यानी कि स्पेशल स्टूडेंट को नॉर्मल स्टूडेंट के साथ मिला दिया है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। तो अब नेत्रहीन छात्र को क्या मदद मिलेगी इंक्लूसिव एजुकेशन में जब उसको डाल दिया गया है। तो आंसर करें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी को हम इंक्लूड करेंगे कि दृष्टिवर्तित छात्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना पहला जो काम होगा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो टीचर ने डाला है बच्चे को, तो पहला होगा ये। और ऑप्शन सी कहता है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के अनुसार कार्य करना। इस तरीके के कार्य जो शिक्षक कर रहा है वो किसके अनुरूप कर रहा है, समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्य कर रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा दृष्टिहीन जो बालक है उसके प्रति, और दूसरा समावेशी शिक्षा के अनुसार वर्गीकृत कर रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चाइल्ड फेसेस प्रॉब्लम इन स्पोकन लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू। बच्चे को बोलने में समस्या होती है, इस प्रकार का विकार किससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए, डिस्कैलकुलिया बोलते हैं इसको, एफेजिया बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी डिस्प्रेक्सिया बोलेंगे इसको। देखिए सारी की सारी टर्म्स जो हैं बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं जब आप पेपर देने के लिए बैठते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है। तो पहले हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो बोल रहा है कि स्पोकन लैंग्वेज यानी कि किसी को बोलने में समस्या आ रही है, किसी बच्चे को, वो स्पीच डिसऑर्डर जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, बताया भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के विकार को हम बोलते हैं एफेजिया। एफेजिया कहलाता है भाई। एफेजिया में क्या होता है, बच्चे को बोली संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है वो एफेजिया में, एफेजिया डिसऑर्डर इसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको और इसको बोलते हैं डिसफेजिया। एफेजिया और दूसरा नाम होता है इसका डिसफेजिया। ठीक है, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर डिस्फेजिया आ जाएगा या एफेजिया आ जाएगा तो दोनों में एक ही बात है कि स्पोकन लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बोलने में समस्या आ रही है बच्चे को। और देखिए डिसकैलकुलिया क्या होता है, जब मैथमेटिक्स, हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था, जब मैथमेटिक्स में बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो डिसकैलकुलिया कहलाता है। डिसग्राफिया क्या होता है भाई, ग्राफिया मतलब लिखने राइटिंग संबंधित जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो डिसग्राफिया कहलाता है। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया में आता है मसल्स रिगार्डिंग, यानी कि जो पुअर कोऑर्डिनेशन स्किल्स होती है वो आता है डिस्प्रेक्सिया में। तो आई होप अब आपको सभी सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हु आर कॉल्ड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, वांछित बच्चा किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ए चाइल्ड हु इज प्लेस्ड फॉर केयर और अडॉप्शन इन वायलेंस ऑफ लॉ। बी कहता है द चाइल्ड हु लूज हिज बॉडी पार्ट ड्यू टू एक्सीडेंट।
द चाइल्ड हु सफर्स फ्रॉम लैंग्वेज डिफेक्ट्स, द चाइल्ड हु इज़ नॉट मेंटली डेवलप्ड ड्यू टू एनी रीज़न। इनमें से किसको डिप्राइव चिल्ड्रन कहा जाता है, वांछित बच्चा किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन सी टेट में इन्वॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ इजी रहेंगे क्वेश्चन, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो कंफ्यूज करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड हु इज प्लेस्ड फॉर केयर और अडॉप्शन इन वायलेंस ऑफ लॉ। जिस बच्चे को नियम के उल्लंघन में देखभाल या अपनाने के लिए रखा जाता है वो क्या कहलाते हैं? डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं। क्लियर है? एक वांछित बच्चा वह होता है, जिस समझ लीजिए इसको, जो कानून और अन्य मामलों द्वारा, यानी कि जिस पर कानून या कोई और मामला लगा हुआ है या और कोई मैटर है द्वारा उसको आवश्यक उचित देखभाल या नियंत्रण में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि वॉयलेंस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? उसको कानूनी नियम लगाया गया है, उसने वॉयलेंस किया है, तो उसको अब उचित देखभाल में, नियंत्रण में और शिक्षा के बिना, ठीक है, उसको रखा जाता है। और उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे मानसिक और भावनात्मक जितने भी स्वास्थ्य या नैतिकता के लिए नियंत्रण के बिना रहता है। भाई उससे डिप्राइव चिल्ड्रन क्या है? देखिए, जितने भी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, इमोशनल्स वैल्यू होती हैं या इमोशनल फीलिंग्स होती हैं विदाउट एजुकेशन, तो ऐसी जितनी भी हमारे पास कंडीशंस हैं और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, उनसे इसको दूर रखा जाता है डिप्राइव चिल्ड्रन को। किसके गाइडेंस में रहेगा? ये एक नियंत्रण में रहेगा और एक गाइडेंस में रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ इसको नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि वो कानून का उल्लंघन करता है जिससे कि उसे अपने एडॉप्शन में रखा जाता है। ठीक है, वायलेंस ऑफ लॉ। क्लियर हो गया भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इस तरीके के बालक क्या कहलाते हैं? डिप्राइव चिल्ड्रन कहलाते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है या और इसको हम डिस्क्राइब करें? देखिए, डिप्राइव चिल्ड्रन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो देखभाल के लिए या कानून में उल्लंघन में गोद लेने के लिए रखा जाता है, कि यानी कि देखभाल के लिए आपने इसको कानून के अंडर में रख दिया है। ठीक है, और इस बच्चे को गोद भी ले सकते हैं, लेकिन ये किसकी गाइडेंस में रहेगा? ये भैया गवर्नमेंट की गाइडेंस में रहेगा। तो ये डिप्राइव चिल्ड्रन कहलाते हैं, इनके पास सारी कोई भी फैसिलिटीज़ इनको नहीं दी जाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, एकीकृत शिक्षा की सफलता डैश पर निर्भर करती है। द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी, द एटीट्यूडनल चेंज इन टीचर्स, सी द एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, डी द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल। आंसर करें, क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड, देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सब को रिलेटेड टर्म्स हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की पूरी सीरीज को हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? राइट आंसर रहेगा द एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता, सी इज द राइट आंसर। तो एकीकृत शिक्षा की जो सफलता होती है वो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि किसी पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता अच्छी है और छात्र उसमें रुचि लेते हैं तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है भाई? कि अगर टेक्स्ट बुक की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है तो जो स्टूडेंट हैं उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उससे उनकी लर्निंग बहुत बेहतर होगी। तो पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य जो होता है छात्र को सिखाने में मदद करना होता है। क्लियर है? यह लोगों को शिक्षित करने में भी मदद करता है और जो बच्चा है उसको लर्निंग में भी हेल्प करता है पाठ्य पुस्तक। द एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मेक ऑल स्कूल्स डिसेबल्ड फ्रेंडली बाय द ईयर। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सभी विद्यालयों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने का निर्णय लिया है? 2019, 2021, 2020 या 2025? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, जनरल नॉलेज के तहत भी आता है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए एज ए टीचर, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन को अब सार्वभौमिक रूप से अप्लाई कर दिया गया है सभी स्कूल्स में। डिसेबल्ड फ्रेंडली स्कूल्स बनाने की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये नियम लागू कर दिया है। तो ये कौन से वर्ष से हुआ है, कौन से वर्ष में इस योजना को लेके आए हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इसको हमने लागू किया गया है गवर्नमेंट ने 2020 में, यानी कि 2020 में जो अभी चल रहा है। तो सभी दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों का हिस्सा होंगे।
मुख्य धारा क्या होता है, मेन स्ट्रीमिंग, जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ते हैं, डिसेबल स्टूडेंट के साथ मिलाकर उनको पढ़ाया जाता है, तो उनको मुख्य धारा बोलते हैं। तो इसलिए डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाएंगे कि सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ऐसे स्कूल्स में जो दिव्यांग बच्चों को मदद करे। ऐसा नहीं है कि केवल दिव्यांग बच्चों को अलग कर दिया जाए और स्टूडेंट जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको अलग पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ब्रेल लिपि जिनको बोलते हैं, ऐसी ब्रेल लिपि का प्रयोग होना चाहिए, रीडिंग मशीन्स होनी चाहिए वहाँ पर, स्पीच सॉफ्टवेयर होने चाहिए, इस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ जो है सभी स्कूल्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल स्कूल बनेगा, जनरल स्कूल्स में भी इस तरीके की अब सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वर्ष 2020 से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गुड टीचर इन ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड वुड। सामाजिक आर्थिक रूप से वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की कक्षा में एक अच्छा शिक्षक क्या करेगा? डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट they learn the mainstream language, focus on their cultural knowledge to address individual differences, to give them the responsibility of teaching the other junior children. Option D कहता है ignore cultural knowledge and treat all the students in a uniform manner। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको बताना है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से वांछित हैं, वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की कक्षा में एक अच्छा शिक्षक क्या करेगा। मतलब सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो बच्चे जो है पिछड़े हुए हैं, तो एक अच्छा टीचर, एक गुड टीचर उनके लिए क्या कर सकता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने हेतु उनके सांस्कृतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो बी इज द राइट आंसर। बी इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा आंसर रहेगा, क्योंकि जो छात्र होते हैं सामाजिक आर्थिक रूप से वांछित पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक उनके व्यक्तिगत अंतरों को संबोधित करने हेतु, न कि जो संबोधित करने हेतु, इसे रद्द करने अथवा छोड़ने हेतु सांस्कृतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि छात्र स्वयं को अपनी मातृभाषा से सबसे बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो छात्र होते हैं वो अपनी मदर टंग से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो बच्चे को अगर उनकी मदर टंग के साथ कोरिलेट करके समझाया जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्लियर हुआ भाई? तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है कि जो फोकस करेगा, जो टीचर है वो फोकस करेगा उनकी कल्चरल नॉलेज पर कि किस बैकग्राउंड से वो आए हैं, टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो उन्हें सांस्कृतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए, कि उसका अंतर कहाँ स्पष्ट होगा कि भाई ये लोग इस बैकग्राउंड से आए हैं और ये जो बैकग्राउंड है इसकी जो खास बातें हैं वो बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी उससे अवगत कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का एक उदाहरण है? इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, क्यूरियस, ऑल दी अबव। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा? गिफ्टेड चाइल्ड कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? आई होप हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया है। इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, या ऑल दी अबव। तो देखिए जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनमें सारी विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी इमेजिनेटिव भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं और क्यूरियस भी होते हैं। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों का ये गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं, वन ऑफ द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज डैश। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में से एक है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कैपेबल चिल्ड्रन, टू मेक चिल्ड्रन सेल्फ डिपेंडेंट, सी फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ओनली, इंक्लूडिंग द एजुकेशनल नीड ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स इन स्कूल्स। तो क्या एम है इंक्लूसिव एजुकेशन का? उद्देश्य बताना है हमें समावेशी शिक्षा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, समावेशी शिक्षा पर अगर बात की जाए तो इनका एम हमें क्लियर होना चाहिए। आंसर कर दीजिए फटाफट। तो देखिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। टू मेक द चिल्ड्रन सेल्फ डिपेंडेंट, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट कर देना, आत्मनिर्भर बनाना है। जितने भी डिसेबल स्टूडेंट है, चाहे जनरल स्टूडेंट है, उनको सभी को मिक्स करके एक सामान्य शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं, भेदभाव की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी है, चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आ रहा हो, कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना आ रहा हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से।
ठीक है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, शिक्षण का वातावरण बनाना है और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के अवसर प्रदान करने हैं जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज विल वर्क फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति काम करेगी? ए, एक्सप्लेन टास्क concretely, B, encourage student to set goals, C, provide opportunity for self study, seek outside resource for help। बताएं मानसिक यानी कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी वर्क करेगी? पहला बोलता है कार्य को अच्छे से व्याख्या करें, बी कहता है एनकरेज द स्टूडेंट टू सेट गोल्स, सी बोलता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ स्टडी, डी बोलता है सीक आउटसाइड रिसोर्स फॉर हेल्प। फटाफट से आंसर कर दीजिए। मानसिक बच्चों के लिए जो स्ट्रैटेजीज हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लेन टास्क कॉन्क्रीटली यानी कि अच्छे से व्याख्या करें, कार्य की अच्छे से व्याख्या करें। तो ये स्ट्रैटेजी जो है मानसिक मंद बालक जो हैं उन पर बहुत अच्छे से कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बिल्कुल सही है, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकलांगता। ठीक है, बौद्धिक विकलांगता, आईडी भी इसको हम बोला जाता है, कभी कभी मानसिक मंदता भी इसको बोला जाता है। औसत बुद्धि और मानसिक क्षमता और दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक कौशल की कमी की विशेषता जो होती है वो इनमें पाई जाती है। तो बौद्धिक विकलांग लोग नए कौशल सीखते हैं और उन्हें धीरे धीरे सिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके व्याख्या करके उन्हें सिखा सकते हैं। कार्यों की अच्छे से व्याख्या करें, बताए गए मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए काम करेगा। कि अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे मानसिक मंद वाले बालकों को, क्योंकि उनकी जो आईक्यू लेवल है वो बहुत लो होता है, तो इसलिए हमें उन्हें बहुत अच्छे से व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही उनको सिखा देंगे, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन द गिफ्टेड लर्नर्स? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ए, कैन जनरेट ओरिजिनल आइडियाज इन सॉल्यूशन, यूजेज प्रीसियसली लर्नड थिंग्स इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, अनयूजुअल इमोशनल डेप्थ एंड इंटेंसिटी, डी, एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ अनदर पर्सन इजिली। कौन सी एक क्वालिटी नहीं है गिफ्टेड जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में बताना है। गुड नहीं है, नॉट गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमें ध्यान से आंसर करना है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप समझ सकते हैं। एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ अनदर पर्सन ईजिली, भाई जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो दूसरों की जो जजमेंट दिया गया है उसको आसानी से नहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि वो उसको सोचेंगे, समझेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या ये सही है क्या ये सही नहीं है, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है गिफ्टेड लर्नर्स की विशेषता होती है, क्योंकि उनके पास क्यूरियोसिटी भी है, जिज्ञासा भी है, एबिलिटीज़ भी है और उनका आईक्यू लेवल भी बहुत हाई है। तो वो ऐसे नहीं करेंगे कि किसी ने भी जो भी जजमेंट दिया है उसको सुनेंगे और अप्लाई कर देंगे। सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, देन उसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करना है नहीं करना है वो डिसीजन लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है भाई? आई होप क्लियर हो गया होगा। कैन जनरेट ओरिजिनल आइडिया एंड सॉल्यूशंस, ये इनकी एक लर्नर्स की क्वालिटी होती है। प्रीवियसली लर्न थिंग्स इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, ये भी इस्तेमाल करते हैं। और अनयूजुअल इमोशनल डेप्थ एंड इंटेंसिटी, असामान्य भावनात्मक गहराई और तीव्रता, इस पर भी ये काम करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर बाकी सभी जो हैं गुण में पाए जाते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं गिफ्टेड लर्नर्स की। तो डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो ये थे हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन सीरीज का पार्ट नंबर 2, जिसमें सेट नंबर 2 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आए होंगे। समझ आए हो तो यार टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नई सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ सीटेट 2020 प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए